नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी अधिकारी यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016 के बारे में। और यह समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है और अतिक्रांत के रूप में है। तो इसमें देखते हैं जो पुनर्परीक्षा हुई थी 2016 की, जो कि 20 सितंबर 2020 को हुई थी, उसके बारे में डिटेल से जो है इसको देखेंगे। और यह आगामी जो आर भर्ती 2023 की है, जिसका पीटी एग्जाम या प्रारंभिक चरण की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है, इसके लिए अंक अति महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते हैं इसके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रूप में। जो इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सामान्य अध्ययन है यानी जो पीटी एग्जाम है यानी UPPSC द्वारा आयोजित जो ARO है, इसमें जो यानी पीटी एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य अध्ययन या GS है, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा 150 प्रश्नों का होगा और 150 नंबर का ही होगा, अर्थात यह प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी है 60 प्रश्नों का होगा और 60 नंबर का ही होगा, अर्थात इसके भी प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 नंबर के। कुल प्रश्न देखें तो 200 प्रश्न हैं और मार्क्स देखें तो 200 मार्क्स के ही हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 का पेनाल्टी या दंड दिया जाएगा। कहने का सेवा के लिए आप 1 गलत करते हैं, 4 गलत करते हैं और 1 सही करते हैं तो आपका 0 मार्क्स लॉटेड होगा, अर्थात 0 नंबर हो जाएगा। और इसमें देखें तो जो इस बार की वैकेंसी है, अभी जैसे ही प्री का एग्जाम होना है तब तक के 411 पर इसकी वैकेंसी निकली है और इसकी संभावना बढ़ने की प्रबल संभावना है। यह बढ़कर के 500 या 600 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, हालांकि यह एक अनुमान है। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें जो है यह आपका 140 का जो GS है और 60 नंबर का हिंदी है। अब तक के कट ऑफ के ट्रेंड को भी देख लेते हैं तो पिछले 5 वर्ष यानी 2018 से जब यह नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, से पूर्व नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं था, तो इसकी जो कट ऑफ हैं वो काफ़ी नीचे चले गए हैं। और इसको देखें तो यह जो रन कर रहा है वह 110 से लेकर के आर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ जो समीक्षा अधिकारी उसका 110 से लेकर 130 के बीच में इसका कट ऑफ बना हुआ है। और ARO जो है वह 100 से नीचे यानी कह सकते हैं 105 से लेकर 90 के बीच में जो है ARO का कट ऑफ बन रहा है। हालांकि यह जो ट्रेंड है फिलहाल जो आयोग के पेपर बनाने का, वो टफ टू मॉडरेट टू टफ की तरफ, अर्थात प्रश्न आसान नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो इसके कट ऑफ हैं वो पेपर के पैटर्न डिपेंड करता है। और हार्ड पेपर होने पर यानी कठिन होने पर यह कट ऑफ और भी कम हो सकता है। तो इसमें एक अनुमान के रूप में देखें तो 140 है औसतन इन समय में जो सही करने की जो विद्यार्थियों की क्षमता उसके आकलन के हिसाब से देखें तो ये आपका 80 से 90 एवरेज स्टूडेंट के लिए 80 से 90 जो है प्रश्न सही होने की संभावना प्रबल होती है। और यहाँ पर देखें तो 40 से 50, हालांकि 50 प्लस भी होते हैं, 55 प्लस भी हिंदी में सही होते हैं, हालांकि एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो ये कट ऑफ के लिए पर्याप्त होता है, यानी मेंस एग्जाम देने के लिए पर्याप्त स्कोर हो सकता है इस स्तर पर तैयार की जाए तो प्रश्नों की देखते हैं। अब इसमें जो प्रश्नों का ट्रेंड है उसके हिसाब से इसको समझते हैं। हालांकि इसमें जो करंट है उसको अपडेट करके किया जाएगा। जो करंट है उसको उस दौरान के लिए करंट इंपॉर्टेंट था, तो करंट को जो अलग से वीडियो इस पर अपलोड की जाएगी, जो कि लेटेस्ट ग्रुप में देखें तो पिछले 6 महीने के लिए करंट ज़्यादा उपयुक्त होता है। हालांकि साल भर के लिए भी जो इस वक्त जो 2023 के लिए जो यह है वार्षिकांक, 2023 का वार्षिकांक जो मार्केट में अब आने शुरू हो गए हैं, तो वार्षिकांक को लेकर भी साल भर घटनाओं को देखी जा सकती है। या तो फिर एग्जाम के समय जो होती है वह समसामयिक घटना चक्र या घटनासार जो अर्ध वार्षिक के रूप में या वार्षिक रूप में निकालते हैं, तो यह ज़्यादा सूटेबल होता है, तो वहाँ से करंट को कवर किया जा सकता है। इसमें जो इसके मेन पार्ट हैं यानी हिंदी देखें तो हिंदी जो आपकी सामान्य हिंदी 10 टॉपिक पर आधारित है और 10 टॉपिक में जो है प्रत्येक यानी इसमें 6 टॉपिक हैं, यानी सामान्य हिंदी जो है 6 टॉपिक के अंतर्गत है और प्रत्येक 10-10 नंबर के यानी 10-10 प्रश्न होंगे, तो कुल 60 नंबर का यह होता है। और यह जो सामान्य अध्ययन है 140 नंबर का है और इसके सिलेबस में समस्त चीज़ें निहित है, यानी हिंदी को छोड़ दिया जाए तो इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स से भी 10 या 15 प्रश्न होते हैं। उसको लाके हम इसमें देखेंगे डिटेल से, सारी चीज़ों को इसमें कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं इसमें। और ये सीरीज D है, यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016 की जो है, जिसका प्रश्न पत्र 20 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ था। सीरीज D को हम यहाँ समझते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ध्यान देना, इसमें सही या सही नहीं के बारे में पूछता है, तो यह ध्यान देकर ही इसमें विकल्प को चूज करना है। सॉरी, इसमें देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला देखें, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा की गई थी, सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इस अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत लेमिस्टर थे, यह जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी इसकी व्याख्या को समझते हैं। यानी इसका आंसर रूप देखें विकल्पों में से केवल ए सही है, यानी दूसरा इसका गलत था। इसमें देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1775 द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
इसमें एक मुख्य न्यायाधीश इंपॉर्टेंट है, अन्य यानी इसकी व्याख्या समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर भी प्रश्न निकलते हैं, व्याख्या के आधार पर ही कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे यह पूछा जा सकता है कलकत्ता में सर्वप्रथम जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में की जाती है। दो प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। देखें, इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार थे ये भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो था इसको सामान्य न्यायालय का अधिकार था, देश विधि के न्यायालय के रूप में अधिकार था, नौसेना विधि के रूप में न्यायालय का अधिकार था, धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था इसको। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया था। यानी इसका गठन कब हुआ? 1774 में। व्यवस्था कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा। एलिजा इम्पे इंपॉर्टेंट जाता है। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश था। चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइट अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। यानी यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है लेमेस्टर, ये अन्य न्यायाधीश है। लेमेस्टर जो यहाँ पर देखें तो अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत है। लेमेस्टर है, चेम्बर्स है, हाइड है। इसमें से पूछा सकता है, इन तीनों का नाम भी ध्यान देना अन्य प्रश्न के रूप में। एलिजा इम्पे यदि यहाँ कर दिया जाता है तो ये सही हो जाता है। इस तरफ देखें तो ये ए केवल एक सही है। इसकी विस्तृत व्याख्या ये होगी। दूसरा देखें तो प्रमाणित बीज के थालों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। यानी जो प्रमाणित बीज होते हैं, सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, उनके थालों पर कौन से रंग लगाए जाते हैं टैग के रूप में? तो उसको देखें नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो रंग दिए गए इसको देखें, इसकी व्याख्या को यानी विस्तृत व्याख्या को इसको समझ लेते हैं। तो बीज को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी बीजों का वर्गीकरण इस रूप में होता है। पहला होता है प्रजनक बीज। यह बीज उत्पादक का मूल स्रोत है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्पादन का मूल स्रोत है, यहीं से बीज बनते हैं, प्रजनक बीज से ही बीज बनते हैं। यह अनुसंधान केंद्रों यानी जो अनुसंधान केंद्र होता है, कृषि विश्वविद्यालय होते हैं द्वारा तैयार किया जाता है। यानी इनको तैयार कहाँ किया जाता है? जो इसके अनुसंधान केंद्र होते हैं या कृषि यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, और इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ इनको तैयार किया जाता है। इनके थैले पर सुनहरे रंग का टैग होता है। यानी सुनहरे रंग जो गोल्डन कलर होगा उस पर टैग प्रजनक बीज का होता है। यानी जो कंपनियां बनाती हैं या यूनिवर्सिटी जो रिसर्च करके बीज को तैयार करते हैं, प्रजनक बीज होता है। ये मूल है, क्योंकि यह जो होता है उस कंपनी या उस अनुसंधान केंद्र या विश्वविद्यालय का द्वारा तैयार किया जाता है, और उस पर उसका पेटेंट होता है या उस पर उसका अधिकार क्षेत्र होता है या उसके द्वारा तैयार किया जाता है, उसका स्रोत इस पर लिखा जाता है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप पर होता है। दूसरे स्टेप में यह आधार बीज बनाया जाता है, अर्थात प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज, यानी जो प्रमाणीकरण संस्था है जो उसको प्रमाण देती है उसकी देखरेख में प्रजनक बीज की से आधार बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज से ही आधार बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। सफेद रंग का टैग लगा होगा तो आधार बीज होगा। और आधार बीज कैसे बनता है? यानी ये प्रजनक बीज से ही बनता है। तीसरा देखें प्रमाणित बीज है। प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड है, इससे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। आधार बीज से प्रमाणित बीज बनता है। इसमें देखें तो निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करता है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। यानी सर्टिफाइड बीज जो होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं? आधार बीज से बनाए जाते हैं, और इसके लिए निर्धारित मानक बनाए गए हैं। यदि उस मानक पर खरे उतरेगा तभी प्रमाणीकरण संस्था जो इसको जारी करती है, प्रमाणित करके, और इस पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। कहने का सही हुआ कि देखें तो सबसे पहला इसमें बीज क्या है? तैयार कौन सा किया जाता है? प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पहले प्रजनक बीज को बनाते हैं। इसी के आधार पर क्या बनता है? आधार बीज बनता है, यानी बेस सीड बनता है। इसी से जो आपका है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड बीज बनते हैं। तो मूल क्या हुआ? प्रजनक बीज हुआ। यानी यहाँ रिसर्च करके बीज तैयार किए जाते हैं, उसी के आधार पर उसका सुधार करके आधार बीज बनाया जाता है। आधार बीज को भी यदि सुधार कर दिया जाए तो प्रमाणित बीज बन जाता है। और कलर में देखें तो प्रजनक बीज जो मूल है इसका जो सुनहरा है गोल्डन कलर होगा, और आधार बीज का जो होता है सफेद होता है, और प्रमाणित बीज होता है नीले रंग का होता है। इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम के दृष्टिकोण से इसी स्तर पर पूछा जा सकता है। तीसरे प्रश्न चलते हैं। तो अंकित में कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें सही पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखें तो 20 सही सुमेलित है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है एल्बर्ट मायर से संबंधित है, जबकि एम के गांधी महात्मा गांधी जी जो हैं सहकारिता आंदोलन से संबंधित नहीं है। अधिक अनु उपजाऊ जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है, और सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे संबंधित नहीं है। जबकि इसमें जो बी है इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो एल्बर्ट मायर से संबंधित है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इटावा जो है उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसके बारे में देखते हैं। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, यानी भारत की आज़ादी के वर्ष में की गई थी, क्योंकि अपने देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिले थे। लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया, यानी जस्ट देखा जाए तो लगभग साल भर बाद शुरू किया गया। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई। यानी जो ये थे एल्बर्ट मायर हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, यानी सेना के एक सैनिक हैं। और ये कहाँ के, इसको ध्यान देना कि मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो वर्ष 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। यानी अमेरिकी सेना के ये कर्नल थे, और जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत में आए थे। प्रारंभ में 64 गांवों के साथ परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन इसे 97 गांवों तक बढ़ा दिया गया था। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसमें 4 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसमें स्टार बनाया गया, तो उसको देख लेते हैं व्याख्या के आधार पर ही। यानी इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह नया मंत्रालय बनाया गया है मोदी गवर्नमेंट में। यानी जो केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बाद में ऐड कर लिया गया। यह मंत्रालय पूर्व में अलग नाम से जाना जाता था। तो उसको देखें
भारत सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जनपद में रोपी गई फसलों के क्षेत्रफल का नवीनीकरण आंकड़ा वर्ष 2016-17 के लिए उपलब्ध है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत फसलों को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद इस प्रकार हैं। इसमें देखें तो फसल में देखें तो सरसों प्रमुख जनपद, क्षेत्रफल हेक्टेयर में देखें तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन मथुरा, फिर इसके बाद आगरा, फिर लखनपुर खीरी। आलू के रूप में देखें तो यह जो आपका है पहले स्थान पर आगरा, दूसरे फिरोजाबाद, तीसरे पर हाथरस, फिर कन्नौज, फिर फर्रुखाबाद है। मक्का को देखें तो मक्का में जो क्षेत्रफल में कन्नौज है, बहराइच है, जौनपुर है। तिल में देखें तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक महोबा है, बांदा है, मिर्जापुर है, सोनभद्र और हमीरपुर है। इसमें देखिए इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में कोई विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल के बजाय फसल क्षेत्रफल के प्रमुख जिलों की दृष्टि से देखें तो सरसों, आलू, तिल के लिए आगरा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर सही माना जा सकता है। मक्का वाराणसी के अत्यंत कम क्षेत्र में 2101 हेक्टेयर पर उगाया जाता है। ज्ञात हो कि लोक सेवा आयोग इस प्रश्न का उत्तर सी माना गया है। यानी सी को देखें तो यह क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। सी का मतलब मक्का जो है वाराणसी, यह सही सम्मिलित नहीं इसमें दिया गया है। तो देखें इसमें यानी निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। तो मक्का को भी हमने देखा कि मक्का जो है यह आपका जो है देखें इसमें तो आपका जो मक्का है इसमें से 3 जिले कन्नौज, बहराइच और जौनपुर क्षेत्रफल में हैं और वाराणसी का इसमें नाम नहीं है। तो इसमें देखिए मक्का वाराणसी के अत्यंत कम क्षेत्रफल में उगाया जाता है। तो ये आ रहा यानी सबसे कम को देखें तो यह सबसे कम क्षेत्रफल पर देखें तो मक्का उगाया जा रहा है। और इसमें देखें तो सबसे कम वाले क्षेत्रफल में देखें तो यहाँ पर जो आपका दिया है सरसों में आगरा, सरसों को आगरा को देखते हैं, सरसों में आगरा है यानी आगरा सबसे कम नहीं बल्कि ज़्यादा वाले में। इसके बाद देखें आलू में फर्रुखाबाद है, आलू को देखें तो फर्रुखाबाद भी दूसरे स्थान पर है। इसके बाद देखें तिल में हमीरपुर है, हमीरपुर को भी देखें तो यह हमीरपुर जो है 5वें स्थान पर क्षेत्रफल के रूप में है। तो सबसे कम जो इसमें से ही बन रहा है यानी मक्का जो है वाराणसी अत्यंत कम है, सही सम्मिलित ये नहीं है। आगे इसमें देखते हैं तो फिर 5 नंबर प्रश्न आता है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी यानी कनिका सेवा किस पर देखें तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भी एक कथन से, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से इसमें चेंज नहीं होता है आंकड़ों में, वह ज़्यादा प्रोडक्शन के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है प्रत्येक वर्ष। तो वर्तमान देखें 2021-22 के दृष्टिकोण से भी इसको कवर करें, 2022-23 के दृष्टिकोण से भी डाटा कवर करें तो अपडेटेड है। आगे इसमें देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा यानी देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा इसमें शुरू करने वाला राज्य कौन सा, महाराष्ट्र है। हालांकि करंट के अंतर्गत करंट को अलग से अपडेट किया जाएगा। तो यह पूछने की संभावना इससे कम है क्योंकि उस दौरान के लिए करंट था, लेकिन फिर इसको देखा जा सकता है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई और थाने के बीच, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुंबई और थाने के बीच देश की पहली अंतर शहर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की। पब्लिक प्राइवेट यानी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित होने वाली इस बस सेवा के तहत 43 सीटर क्षमता वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने पर 300 किलोमीटर चलने में सक्षम है। 6वां नंबर प्रश्न देखें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कौन से सही है। यहाँ से इकोनॉमी के प्रश्न है, आर्थिक संबंधी प्रश्न है इसमें। तो देखें भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, यानी इसको करा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में इसके बारे में बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक है। 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। करा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर सी है। सी मीन्स 1 व 2 दोनों सही। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो करा निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम, निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम यानी DICGC, निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम 1961 और निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम सामान्य नियमावली 1961 के तहत नियंत्रित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा तैयार किया गया है। अब इसमें देखें इंपॉर्टेंट है, निगम की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए है जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और अभिदत्त है। इसके निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यानी इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, यानी भारत की जो वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। प्रारंभ में निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम यानी निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम जिसका मुख्यालय मुंबई में हमने देखा, अधिनियम की धारा 16 सब आर्टिकल 1 के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता द्वारा बैंक के सभी खाताओं में रखी गई जमा राशि को मिलाकर समान अधिकार और क्षमता में केवल 1500 रुपये तक सीमित रखी गई थी। तथापि यह अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस बीमा को बढ़ाए। तदनुसार बीमा सीमा को समय समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया। तो सारी जानकारी इसमें दी गई है, यानी नेक्स्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको तैयार कर सकते हैं। 1 जनवरी 1959 से 5000 रुपये, 1 अप्रैल 1970 से 10,000 रुपये, 1 जनवरी 1976 से 20,000 रुपये, 1 जुलाई 1980 से 30,000 रुपये, 1 मई 1993 और उससे आगे देखें तो यह है 1 लाख रुपये, और 4 फरवरी 2020 और उससे आगे देखें तो यह आपका बन जा रहा है 5 लाख रुपये। अगले प्रश्न को इसमें देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न होगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची फर्स्ट में बैंक है और सूची सेकंड उसके प्रकार बता रहा है। तो इसमें देखें तो आपका जो है इंडियन बैंक,
ICICI बैंक, सिटी बैंक और सारस्वत बैंक है। यानी इसको बता रहा है किस प्रकार के बैंक हैं। इसको देखें, इसका सही आंसर डी है। डी मीन्स क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। डी मीन्स ये हुआ कि जो ए का 4 है, यानी इंडियन बैंक जो है यह सार्वजनिक बैंक है, और ICICI बैंक जो है यह 3 है, यानी निजी बैंक है। सिटी बैंक जो देखें तो ये विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक जो एक सरकारी बैंक है। तो ये इसका आंसर रहा। इसमें से देखें तो 4, 3, 1, 2 इस तरह से कोई मिल रहा है, कोई नहीं। इस प्रकार से देखें तो ये बहुत साधारण प्रश्न था, क्योंकि यदि पता होगा कि ICICI बैंक यदि 3 है तो इसमें 3 होने की संभावना किसमें है, इसको हटा एलिमिनेट कर देते हैं। यानी आपका जो बन रहा है वो बी और डी बन रहा है, क्योंकि 3 ICICI बैंक सभी को पता है कि ICICI बैंक जो है एक निजी बैंक है। इसके बाद देखें सिटी बैंक भी विदेशी बैंक, थोड़ा सा अनुमान लगाया जाएगा तो ये आ सकता है। यानी सी का 1 वैसे भी नहीं अनुमान, तब भी इसको कर सकते हैं। सी का 1 इसमें भी, सी का 1 इसमें भी, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब बच रहा है 4 और 2 में। तो इंडियन बैंक जो है सरकारी बैंक नहीं है, ये थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सार्वजनिक बैंक, यानी जो ये सार्वजनिक बैंक है इसका मतलब ये सरकारी बैंक है, इंडियन बैंक जो है। और सारस्वत बैंक जो है सरकारी बैंक है। तो इस प्रकार से इसको हम एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखें सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, बैंक और प्रकार में देखें तो इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है, ICICI बैंक जो है निजी बैंक है, सिटी बैंक विदेशी बैंक, सारस्वत बैंक सरकारी बैंक है। यानी सही विकल्प डी है। 8 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें कह रहा है नीचे 2 कथन देंगे जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। ये थोड़े मतलब इसको लॉजिकल और समझ के आधार पर इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें प्रश्न और उसके उत्तर साथ दिए होते हैं, उसी आधार पर हमें इसको मतलब इसको जो है इन्हीं दोनों के आधार पर जो है और लॉजिक के आधार पर इसका जो है आंसर ढूंढना है। तो अभिकथन ए देखते हैं। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालिक प्रभुतियों को बेचकर दीर्घकालिक प्रभुतियों को खरीदता है। इकोनॉमी संबंधी स्टेटमेंट है। तो इसका कारण देखें, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश को बढ़ाना है। नीचे देखिए कुछ से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए है, ए मतलब ए था दोनों सत्य था, आर की सही व्याख्या करता है। यदि इकोनॉमी की डिटेल जानकारी नहीं है तो इसमें लॉजिक भी काम नहीं करेगा। तो इसका सही देखें तो जो एक कथन और आर जो दोनों ही सही हैं, यानी इसमें कह रहा है कि ए था आर दोनों सत्य था, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि इसमें ध्यान देना है दोनों सत्य होने के साथ साथ यदि पता है कि दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करें तभी गलत हो जाएगा। क्योंकि इसी का ऐसा बी देखें तो करा दोनों सत्य लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करा, लेकिन यहाँ व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान देना है थोड़ा सा इसमें। अब इसमें देखते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं, इसकी व्याख्या पहले समझ लेते हैं। जुलाई 2020 में घरेलू मांग में तेजी लाने, निवेशकों को लुभाने तथा सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने ऑपरेशन ट्विस्ट, इंपॉर्टेंट ये भी नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है, हालांकि ये करंट के रूप में, लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट पूछा सकता है कि किसने शुरू किया, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI ने शुरू किया। इसके तहत रिजर्व बैंक सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड की खरीद की तथा उतनी ही रकम की अल्पकालिक ट्रेजरी बिलों की बिक्री की। इससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिला। वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 135 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन बैंकों ने इसका अत्यधिक लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा। यही कारण है कि RBI ऑपरेशन ट्विस्ट की मदद से आर्थिक सुस्ती दूर करने की कोशिश में लगा। ऑपरेशन ट्विस्ट एक मौद्रिक नीति है, इंपॉर्टेंट है कि पूछा सकता है अगले एग्जाम में कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। तो एक मौद्रिक नीति है जिसे पहली बार अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक ने 1961 में प्रयोग किया था। यानी इसका प्रयोग पूछा सकता है कहाँ किया गया था, तो जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है उसने 1961 में ही इसका प्रयोग कर लिया था। आगे देखते हैं, यानी 9वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, यानी व्यवसाय जो होता है उसका सामाजिक उद्देश्य पहचानना है। यहाँ भी इकोनॉमी संबंधी ही प्रश्न है, तो इसको देखें। पहला नवाचार, दूसरा रोजगार सृजन, सी व्यवसायिक समन्वय और डी जोखिम प्रबंधन। इसका सही आंसर जो है रोजगार सृजन, यानी व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है, वह रोजगार सृजन करना है। व्यवसाय के उद्देश्य में देखें, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्यवसायिक क्रियाएं सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती हैं। प्रारंभ में लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता था, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत व्यापक एवं विविध हो गए हैं। व्यवसाय के उद्देश्य इसको देख लेते हैं, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके व्याख्या। तो इसमें देखें, पहला इसका आर्थिक उद्देश्य होता है, दूसरा सामाजिक उद्देश्य होता है। सामाजिक उद्देश्य पूछा है, ध्यान देना है, आर्थिक उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो आर्थिक उद्देश्य में देखें तो इसमें 5 महत्वपूर्ण है। पहला जो है आर्थिक उद्देश्य में लाभ कमाना, जो कि बहुत पहले समझा जाता है, केवल नहीं उद्देश्य समझा जाता था पहले जो है। तो आर्थिक उद्देश्य में लाभ कमाना, दूसरा नए ग्राहक बनाना, तीसरा नवाचार, चौथा कुशलता बढ़ाना, 5वां प्रतिष्ठा बढ़ाना। सामाजिक उद्देश्य देखें तो उचित क्वालिटी देना, उचित मूल्य रखना, मानवीय व्यवहार, और चौथा साधनों का सदुपयोग, 5वां रोजगार सृजन है, और छठा सामाजिक उत्तरदायित्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत देखें तो यह आपके कुछ और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के भी महत्वपूर्ण भागों में रूप में देखें तो ग्राहकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, श्रमिकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, और मालिकों के प्रति उत्तरदायित्व, लेनदारों के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें जो एग्जाम में दिया रोजगार सृजन, यानी देखें तो व्यवसाय का जो एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन है। आगे देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न जो होगा 10 नंबर होगा, यानी सेंसस संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनके राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, यानी जो दिए गए राज्य इसी के आधार पर हमें जो है सेंसस 2011 का बताना है। क्योंकि सेंसस 2011 जो है यह आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना कराई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत में जनगणना के क्रम को थोड़ा सा हिस्ट्री शुरू कर लें तो सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी।
और आज़ादी से पूर्व 8 जनगणनाएं कराई गई थी। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना जो थी 2011 थी, कुल मिलाकर 15वीं जनगणना अब तक हो चुकी है। और निरंतर जो है 10 साल बाद 2021 में इसकी जो है जनगणना 8वीं, आज़ादी के बाद 8वीं और ओवरऑल 16वीं होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो कोरोना काल आ गया था इसके कारण घोषित कर दिया गया था। अभी 2023 चला, 2023 की समाप्ति है, फिर भी अभी जनगणना जो है वो नहीं कराई जा सकी है, हालांकि उसका गठन किया जा चुका था। तो 2011 की जनगणना के आधार पर देखते हैं, अर्थात अब जो एग्जाम अभी तक पूछे जाएंगे, यानी जो एग्जाम आने वाले आगामी एग्जाम है वह सेंसस 2011 के आधार पर ही प्रश्न बनाए जाएंगे। तो देखते हैं इसके आधार पर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसमें सही आंसर देखें तो उसका डी है, यानी पश्चिम बंगाल में। इसको समझ लेते हैं डिटेल रूप में। दिए गए राज्य क्रमशः यह है, राज्य है कुल नगरीय जनसंख्या है प्रतिशत में, यानी आंध्र प्रदेश दिए गए राज्यों में देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश में जो कुल नगरीय जनसंख्या को इसमें देखें तो आपका ये बन रहा है 2,82,19,075 है, यानी ये प्रतिशत रूप में 33.4% बन रहा है। हरियाणा का देखें तो यह आपका बनेगा 88,42,103 और 34.9% बनेगा। मिजोरम में देखें तो आपका यह बनेगा 5,71,771 और यह 52.1% बनेगा। पश्चिम बंगाल में देखें 2,90,93,002 है और यह 31.9 बनेगा। यानी दिए गए विकल्पों में देखें तो सर्वाधिक जो है वो मिजोरम का है और सबसे कम पश्चिम बंगाल का है। यानी पूछ क्या रहा था, नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है तो इसमें देखिए पश्चिम बंगाल में है और ये कितना था आपका, यानी ए है 19.9 और इसमें पूछे सबसे ज्यादा दिए विकल्पों किसमें सर्वाधिक है तो मिजोरम में है, यानी 52.1% है। मिजोरम को ये ध्यान देना है। और इसमें यदि मिजोरम के बारे में देखें तो मिजोरम जो है सेक्स रेशियो, यानी जो बच्चों में चाइल्ड सेक्स रेशियो है वह भारत में, पूरे भारत में सेकंड पोजीशन पर है, यानी सेकंड पोजीशन पर। और यहाँ सेक्स रेशियो जो है 0 से 6 आयु वर्ग में 970 है, यानी ये सेकंड पोजीशन पर है। और देखें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखें, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष में देखें तो वह 972 है और वह आपका है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल पूरे भारत में सेक्स रेशियो में देखें तो पहले स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश से 0 से 6 आयु वर्ग में 972 है। तो थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्य में हमने अपडेट कर लिया। और इसमें देखें तो आपका, यानी अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, अंतर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 11वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित राज्य, यानी निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास कहाँ है? राज्य जैसा कि जानते हैं वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोनों ही यानी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है। इसका सही आंसर डी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटीय रेखा पर स्थित हैं। और सर्वाधिक तटीय रेखा से देखें, सर्वाधिक तटीय रेखा देखें भारत के राज्यों में जो कि भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है उसमें गुजरात है। और संपूर्ण राज्यों में देखें जो भारत की तटीय भूमि से नहीं जुड़े गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों सभी को जोड़ लें तो जो सर्वाधिक तट रेखा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही है। देखें दिए गए विकल्पों में जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति यानी भारत की सर्वाधिक आदि यानी सर्वाधिक पुरानी जनजाति है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। कौन सी? जारवा जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कई बार जो है खबर में यह जनजाति रही है कुछ पूर्व के वर्षों में, यह ज़्यादा ही प्रासंगिक रही है। तो इस पर देखें तो यह जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में निवास करती है। आगे इसमें समझते हैं इसको डिटेल से और आगे इसको समझते हैं। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12वां सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें सूची फर्स्ट है खनन क्षेत्र और उससे संबंधित खनिज है। तो यह क्षेत्र दिया गया है, पहला जो है गुरु मैसानी है, तलचीर है, जादूगुड़ा है और जावर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं इसका सही आंसर और इसको मैच कराते हैं। इससे पहले भी पूछ देता है कि किससे संबंधित है, हालांकि यहाँ मैच कराना था। तो देखें यानी इसका आंसर सी है। सी मीन्स ये हो गया कि गुरु मैसानी जो है वो 3 संबंधित हैं, लौह अयस्क से हैं। और इसके बाद देखें तो बी यानी तलचीर जो है वो 4 संबंधित हैं, कोयला संबंधित हैं। जादूगुड़ा यानी सी देखें तो 2 संबंधित हैं, यूरेनियम संबंधित हैं। और जावर देखें तो जस्ता संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको तैयार किया जा सकता है। और इसमें सेपरेट भी एग्जाम पूछता है तो सेपरेट भी इसको तैयार रख सकते हैं, मैच के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसको देखें तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से सम्मिलित में देखें, सूची फर्स्ट सूची सेकंड है खनन क्षेत्र और खनिज है। गुरु मैसानी जो है लौह अयस्क से संबंधित है, तलचीर जो है कोयला संबंधित है और जादूगुड़ा जो यूरेनियम संबंधित और जावर जो है जस्ता संबंधित है। अगले प्रश्न पर देखें तो अगला प्रश्न इसमें जो आपका है वह है 13 नंबर प्रश्न होगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें इसका आंसर ए है, यानी दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। यानी भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके साथ होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। दिए गए विकल्पों के साथ भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में होता है। सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ होता है? केरला राज्य, भारत के दक्षिणी राज्य केरल है, वहां से जो होता है दक्षिण पश्चिम पवन मानसून का प्रवेश होता है।
तो इस प्रकार से देखें, और उत्तर भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है, और यह जो है भारत के जो तटीय राज्य हैं, जैसे देखें ये तटीय राज्य पूर्वी तट के जो राज्य हैं, इसमें आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इसके बाद उड़ीसा हो गया, फिर यहाँ से क्रम बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। इस प्रकार से बारिश का क्रम भी होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल खाड़ी से उठता है चक्रवात के रूप में, तो यह जो आपका सबसे पहले बारिश सर्वाधिक बारिश है तो वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है, इसके बाद बिहार है, फिर पूर्व उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये जब जाते हैं ये मानसून जाती है तो जो यहाँ हिमालय पर्वत उससे टकरा कर पुनः वापस आती हैं, तो ये बारिश के रूप में देखें तो सर्वाधिक बारिश होने का कारण देखें, यही कारण है कि सर्वाधिक बारिश जो वेस्ट बंगाल, और सबसे ज़्यादा धान का उपज जो होता है वेस्ट बंगाल में होता है। दूसरे बारिश के रूप में देखें तो बिहार सर्वाधिक बारिश का क्षेत्र है, जिसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। तो धान के क्रम में देखें सर्वाधिक धान जो होता है वह वेस्ट बंगाल में, दूसरे स्थान धान देखें तो अपने उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये विकल्प, हालांकि हमने मानसून पर थोड़ा एक्स्ट्रा चर्चा कर लिया, और ये जो आपका है यानी उत्तर पूर्व पवन द्वारा जो है ये लौटता हुआ पवन होता है, यानी जो मानसून जब लौटती है, यानी ये वर्षा शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु में होती है, उत्तर पूर्व पवन या मानसून द्वारा होती है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी इसमें कर्क रेखा पूछ रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें देखें तो आपका त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इसमें मणिपुर नहीं गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। दिए गए विकल्प मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें देखें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, से कुछ ये 8 राज्य हैं। 8 राज्यों से जो है वह कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा का मतलब जैसे हम जानते हैं कि यह 23.5 डिग्री की जो है उत्तरी अक्षांश की रेखा है, और मकर रेखा जो होती है वह 23.5 डिग्री जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में जो है, यानी इसको 23.5 डिग्री जो आपका ये बनता है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, और कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में आपका 23.5 डिग्री रहेगा तो वह कर्क रेखा है, और दक्षिण गोलार्ध में बनेगा 23.5 डिग्री तो मकर रेखा होगा। और दोनों के बीच में देखें भूमध्य रेखा, जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, भूमध्य रेखा या इसका विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जो कि कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा, इन दोनों के बीच में देखें तो इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और देखें तो इसमें जो है इसमें इंपॉर्टेंट रूप से कुछ और जानकारी को ऐड कर सकते हैं, यानी इसमें अभी हमने देखा कि जो है और 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री की जो देशांतर है, 82.5 डिग्री की जो देशांतर है, यह भारत की मानक रेखा है, यानी जो समय है इसी के 42.5 डिग्री पर ही निर्धारित किया जाता है। और जो ये भारत का जो मानक समय है वह जो है मानक समय जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो यानी इसमें समय के रूप में यदि हम ऐड करें तो यह होता है आपका कि यानी 1 मिनट यानी 15 मिनट जो आपका है, यानी इसको समय को ऐड करें इसमें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब यहाँ पर देखें तो 82.5 डिग्री जो रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें देखें उत्तर प्रदेश है यानी अपना यूपी है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी जो होगा ज्योग्राफी के पार्ट में करेंगे। यहाँ पर जो है इसी पर आधारित कुछ और जानकारी को ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें देखें तो आपका जो होता है एक देशांतर यानी 1 डिग्री देशांतर यदि रहेगा, 1 डिग्री देशांतर रहेगा तो उसमें समय का अंतर को देखें तो उसमें 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का मिनट रहेगा। और देखें इसमें जो होगा 15 डिग्री देशांतर पर जो होगा, 15 डिग्री देशांतर यदि बनता है तो वहाँ पर जो समय का अंतर देखें तो 1 घंटे का हो जाता है, यानी 1 घंटे का अंतर बन जाएगा। ये थोड़ा सा जो है टाइम निकालने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला 15वां प्रश्न होगा, इसकी चर्चा जो होगी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिटेल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।